राजेश अरियर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द रैंकर्स एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 3 क्लास 12 दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। ये आपका चैप्टर 3 का पार्ट 1 है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस चैप्टर पे अपन क्या क्या कंटेंट्स या इस लेक्चर में क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में अपन 4 चीज़ें मेनली 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे। पहला, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ कहाँ करते हैं अपन डेली लाइफ में, है ना। और तीसरा चीज़ इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस और तुम लोग सुने होंगे, लेकिन कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये सब तुम लोग अभी क्या करोगे, थोड़ी देर में, मतलब आज के लेक्चर जैसे ही कंप्लीट करोगे वैसे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर सर कितने मार्क्स का आता है? ये चैप्टर 5 मार्क्स का आता है इन बोथ द बोर्ड्स। 5 मार्क्स का है, 3+2 या 3+1+1, है ना। तो जनरली चांस रहता है कि 3+2 के कॉम्बिनेशन में आए, 3 मार्कर का एक क्वेश्चन और 2 मार्कर का एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होगा? नाम में ही देखो इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री है ना। केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा में बदलते हैं या केमिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। सर थोड़ा इंग्लिश में बोलिए। दैट प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी सही है, ठीक है। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का वो ब्रांच, वो शाखा विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, है ना, पढ़ाई करते हैं। क्या चीज़ का पढ़ाई करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी तो बना ही रहे, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बनाते हैं। सर सिंपल भाषा में समझाइए। केमिकल समझते हो? हाँ सर केमिकल समझते हैं, बहुत सारा चीज़ केमिकल कंपाउंड होता है। हाँ, तो केमिकल का एनर्जी होगा कुछ ना कुछ। हाँ सर होगा। इलेक्ट्रिक कोई भी चीज़ समझते हो? हाँ सर, हीटर है, इन्वर्टर है, बहुत सारा बैटरी वैटरी है, ठीक है, तो उसका एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। हाँ सर होगा। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो प्रोसेस से चेंज करते हैं उसका स्टडी को अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। सर उल्टा भी सही है? हाँ उल्टा भी सही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे तो वो भी जो उसका भी जो स्टडी होगा वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही आएगा। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन, है ना। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन मतलब कैसे हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। इसी को कैसे बोल सकते हैं? कैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन के द्वारा बिजली बना सकते हैं। सर क्या केमिकल रिएक्शन के द्वारा बिजली बनाया जा सकता है? बोलूँगा हाँ बनाया जा सकता है। हमारे घर में जो इन्वर्टर होता है, जो बैटरी होता है, वो क्या है? केमिकल। इन्वर्टर में क्या डालते हैं? एसिड डालते कि नहीं डालते? वो एक केमिकल है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं अपन, है ना। तो वो केमिकल है, उससे ही कुछ ऐसा रिएक्शन हो रहा है और जिससे बल्ब पंखा सब कुछ चल रहा है लाइट कटने के बाद, इन्वर्टर। तो केमिकल एनर्जी से क्या बन गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर कुछ ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपन चेंज कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। हाँ बहुत सारा ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके करते हैं। जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो गया, क्लास 10 में पढ़े होगे आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। पानी को हम लोग तोड़ देते थे, है ना, 2 एनोड, एक कैथोड और एक एनोड, यहाँ पर पानी ले लेते थे और इसको अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करके वाटर को H2 और O2 में तोड़ देते थे। हाँ सर, तो इसमें तो हुआ एक रिएक्शन हुआ। कौन सा रिएक्शन हुआ? डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक H2O को अपन किस में तोड़ दिया? H2 + O2 में तोड़ दिया। और ये रिएक्शन नहीं हो पाता, कब नहीं हो पाता? जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता। मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके हमने केमिकल रिएक्शन किया है। अच्छा सर ये उल्टा वाला केस हो गया, ठीक है। तो याद रखोगे कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी चेंज किया जा सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी चेंज किया जा सकता है ना। और इन दोनों का पढ़ाई को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। दोनों का एग्जाम्पल भी मैंने क्लियरली बता दिया। जैसे बैटरी हो गया, इन्वर्टर हो गया, डैनियल सेल। तो बैटरी में भी क्या रहता है? केमिकल रहता है। इन्वर्टर में भी, सेल में भी, बैटरी में काला काला चीज़ रहता है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं। उल्टा वाला एग्जाम्पल। सर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन कौन सा करवाते हैं? तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किसी भी चीज़ का करवाओ, है ना। जैसे एग्जांपल देखो, ये जो डेली लाइफ में एग्जांपल है,
सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, ये जो बैटरी है, ये बैटरी का यूज करके बल्ब जला देते हैं ना, तो इस बैटरी के अंदर मसाला रहता है काला कलर का, है ना, तो केमिकल है, और केमिकल एनर्जी से क्या बन गया, बल्ब जल गया, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। ठीक है सर। ये जो घड़ी है, घड़ी खराब हो जाता है, तो घड़ी जनरली खराब नहीं होता, उसका बैटरी डेड हो जाता है, तो बैटरी सेम ऐसा करके बैटरी डालते हैं, तो ये केमिकल है, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है, तभी ये क्या करने लगता है, घूमने लगता है ना। कैलकुलेटर में भी बैटरी डालते हैं, तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। सर यहाँ इलेक्ट्रिक कहाँ, बिजली कहाँ दिख रहा है, अरे जो देख पाते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है ना, तभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हम लोग को पहुँच पाता है, आँखों में देख पाते हैं। सर दिमाग में, अरे अपरिचित पिक्चर देखे हो, हाँ सर अपरिचित पिक्चर देखे, उसमें बार बार दिमाग में दिखाता है कि नस है, और नस से ही उसका इम्पल्स इलेक्ट्रिक का शॉक दिखाते रहता था, जाते रहता था, और वो फिर चेंज हो जाता था, उसका पर्सनालिटी स्प्लिट हो जाता था। तो हमारे शरीर में जो भी सिग्नल दिमाग भेजता है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को अभी गर्मी लग रहा बहुत कस करके, क्योंकि मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ और एसी को ऑफ कर रखा हूँ, क्योंकि आप लोगों को आवाज़ में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, है ना। तो मेरे को अभी गर्मी लग रहा है, तो मेरा दिमाग जो है वो कमांड दिया, है ना, अब मेरे हाथ को वो बार बार बोल रहा है कि जाओ जा करके एसी ऑन करो, ठीक है। तो ये जो कमांड दिया गया, ये सिग्नल दिया जा रहा है, ये इलेक्ट्रिकल वेव के रूप में दिया जाता है। तो ये सारे एग्जांपल हो गए आपके इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री के डेली लाइफ में, है ना। तो चलो कमेंट करके बताओ कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है और ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है ना। ये बता दे रहा हूँ, यहाँ वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, तो आपको बताना है कि इस प्रोसेस में कौन सा एनर्जी किस एनर्जी में चेंज हो रहा है। ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर में कौन सा एनर्जी कौन सी एनर्जी में चेंज हो रहा है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, देखो मेरे को पता है कि आप लोग का जो बुक है एनसीईआरटी बुक, उसमें सबसे पहले गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल दिया गया है, लेकिन हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। ये जो चैप्टर है इसको आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आप लोग, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ो, है ना। पहले आप टर्म समझो कि इंपॉर्टेंट टर्म क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपको डैनियल सेल पता ही नहीं है क्या होता है, कंडक्टिविटी पता नहीं है क्या होता है, कंडक्टेंस पता नहीं है क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी पता नहीं क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होता है, आयोनिक कंडक्शन क्या होता है, तो फटाक से अगर वो वर्ड आ जाएगा तो बोले सर ये क्या हो गया, है ना। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सर यहाँ से क्वेश्चन आता है, हाँ यहाँ से क्वेश्चन आना शुरू। इसमें 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जिसको जी से डिनोट करते हैं, दूसरा सेल कांस्टेंट जिसको जी स्टार से डिनोट करते हैं, तीसरा मोलर कंडक्टिविटी जिसको लैम्डा नॉट एम से डिनोट करते हैं ना। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास 10th में जो पढ़े थे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोधक। कोई भी सब्सटेंस का वो गुण, वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा वो करंट का फ्लो को रोकता है ना, करंट का फ्लो को रोकता है, वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा कोई भी सब्सटेंस जो है वो करंट का फ्लो को रोकता है, उसको अपन रेजिस्टेंस कहते हैं। हाँ सर, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता था, इस तरीके से लिखते थे, क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है कंडक्टेंस। क्या होता है, कंडक्टेंस। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है। कंडक्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, याद रखना, है ना। रेजिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, है ना। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है कंडक्टेंस, जी से डिनोट करते हैं, और कंडक्टेंस हमेशा आर का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल मतलब 1/, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, तो 1/ओम लिख दे। ओम कुछ नहीं तो पावर 1 है, अगर ऊपर चला जाएगा तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ओम का पावर -1, इसी को बोलते हैं ओम इनवर्स। क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स। तो कंडक्टेंस को ये याद रखना कि कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट ओम इनवर्स या सीमेन दोनों होता है ना, या तो ओम इनवर्स इसका ऐसा यूनिट होता है कंडक्टेंस का, या तो सीमेन होता है, ठीक है। ठीक है सर, रेजिस्टेंस समझ में आ गया। रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा कंडक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट ओम होता है, इसका ऐसा यूनिट ओम इनवर्स या सीमेन होता है। हाँ सर, क्लियर है। अब आते हैं थर्ड इसका चीज़ पर, रेजिस्टिविटी। सर रेजिस्टिविटी क्या होता है, अरे क्लास 10 में ही तुम लोग पढ़े थे कि व्हाट आर द फैक्टर्स, देखो यहाँ फॉर्मूला सिंप्लीफिकेशन में बता देते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, क्लास 10 का तुम लोग फिजिक्स में पढ़े हो गए करंट में कि रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था लेंथ ऑफ द कंडक्टर का, रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मानते थे। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते थे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और ए एल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए।
प्रोपोर्शनल को हटाते थे तो कांस्टेंट लाते थे, तो R इज इक्वल टू कांस्टेंट को रो लिखते थे, क्या लिखते थे, रो। ये RH रो जो है इसी को हम लोग क्या बोलते थे, रेजिस्टिविटी। यहाँ R क्या है, रेजिस्टेंस, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A क्या है, एरिया, और रो जो है ये कांस्टेंट है रो, इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं ना। तो आते हैं रेजिस्टिविटी में। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी R इज इक्वल टू जो रो L बाई है ना, इसमें रो जो है वो रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है जो कि ओम्स लॉ में आता है, हाँ सर ये भी ओम्स लॉ का ही पार्ट आता है, ठीक है, R इज इक्वल टू रो L बटा M है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या है, कांस्टेंट है। तुमको क्या पूछा जाएगा, कभी भी नहीं पूछा जाएगा रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट पूछा जा सकता। तो देखो अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, R इंटू ए बराबर रो इंटू एल हो जाएगा। हाँ हमको रो का ऐसा यूनिट निकालना, तो R A बटा एल बराबर रो हो जाएगा सर, हाँ हो जाएगा। अब देखो ऐसा यूनिट लिख रहा हूँ मैं, है ना। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है सर, ओम होता है, OHM, ठीक है, गुना एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है सर, मीटर स्क्वायर होता है, बटा लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है सर, मीटर होता है, यहाँ रो हो गया, तो 1 मीटर कट गया तो ओम मीटर इसका ऐसा यूनिट होता है, किसका, रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्लियर है, हाँ सर। तो देखो रेजिस्टेंस का उल्टा होता था कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, ठीक है। और कंडक्टिविटी पहले समझो, कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर कप्पा से, KAPPA, कप्पा। सर कप्पा कैसे लिखेंगे, K की तरह है लेकिन R की तरह लिखो, है ना, K की तरह ही बनाओ लेकिन R की तरह लिखो, इस तरीके से, इसको हम लोग कप्पा बोलते हैं, R नहीं है K ही है ये एक तरीके का, ठीक है। तो कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर कप्पा, K, ऐसा K मत लिख देना, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके लिख देना, कप्पा। कप्पा क्या होता है, 1 बटा रो होता है, क्या होता है, 1 बटा रो। अरे अभी पढ़े थे ना कि G जो होता है वो 1 बटा R होता है, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, है ना। तो कंडक्टिविटी को हम लोग कप्पा से डिनोट करते हैं, हाँ सर डिनोट करते हैं। अब देखो हम लोगों को अभी पता था कि कप्पा इज इक्वल टू 1 बटा रो होता है, और इसका ऐसा यूनिट भी पता था, क्या पता था सर, ओम मीटर, ठीक है। ओम को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ओम का पावर -1 ओम इनवर्स, और मीटर को ऊपर ले जाओगे तो क्या लिखोगे, मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ये हो गया कंडक्टिविटी का, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सर एक चीज़ और बताइए, ओम इनवर्स को हम लोग सीमेन बोलते हैं, हाँ, तो इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, इसको अपन लिख देंगे सीमेन मीटर इनवर्स। तो दोनों इसका ऐसा यूनिट होता है कंडक्टिविटी का। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक टर्म होता है मोलर कंडक्टिविटी, जो मैंने लिखा नहीं है, तो तुम लोग, मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे तुम लोग लिख लो, वाइट पेज में लिख देता हूँ। मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी मतलब कितना करंट पास कर रहा है, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है। मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं लैम्डा, मतलब कंडक्टिविटी, और M का मतलब मोलर। सर ये वाला कौन सा कंडक्टिविटी, देखो वो जो था तुम्हारा कंडक्टिविटी वो सॉलिड के लिए था, किसके लिए था, सॉलिड, कोई भी सॉलिड चीज़ है। ये जो मोलर कंडक्टिविटी ये किसी घोल के लिए, सॉल्यूशन के लिए, है ना। मान लो ना कि इसमें अपन पानी ले लिए, क्या ले लिए, पानी, तो पानी का भी अपना कुछ मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी घोल का 1 मोल ले ले, क्या ले ले, किसी भी घोल का अगर अपन 1 मोल ले ले तो उससे कितना बिजली पास करेगा, उससे कितना करंट पास करेगा, उसी को मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ सॉल्यूशन व्हेन 1 मोल ऑफ अमाउंट ऑफ टेकन थ्रू इट, व्हेन 1 मोल ऑफ दैट सॉल्यूशन इज टेकन। फिर से बताइए सर, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट पासेज व्हेन 1 मोल ऑफ दैट सॉल्यूशन इज टेकन, ठीक है सर। मोलर कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय सर लैम्डा M और ऊपर में नॉट, है ना, मोलर कंडक्टिविटी। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कप्पा कंडक्टिविटी इंटू 1000 बटा C। C क्या है, कंसंट्रेशन है, जो कि जनरली मोलारिटी होता है। क्लियर है, कप्पा इंटू 1000 बटा C। सर ऐसा यूनिट क्या होगा, कप्पा का ऐसा यूनिट क्या था सर, कप्पा का ऐसा यूनिट था ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी ये क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, अरे होता है कि नहीं होता है, मोल पर लीटर मतलब नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम को ही हम लोग मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, तो लीटर के जगह मीटर क्यूब भी लिखते हैं क्योंकि वो वॉल्यूम है। सिंप्लीफाई करते हैं
तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यहाँ मोल हो गया, और ये जो बटा वाला मीटर क्यूब था ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया ओम का पावर -1, यहाँ मीटर का पावर 3 है या मीटर का पावर -1 है, तो मीटर का पावर 2, ठीक है, और मोल, या इसको ऊपर अगर ले जाओगे, इसको अगर तुम ऊपर ले जाओगे, इसको ऊपर ले जाओगे तो मोल इन्वर्स कर देना, कोई दिक्कत नहीं। सर इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, हाँ ओम इन्वर्स की जगह सीमेन लिख दो, क्या लिख दो सीमेन मीटर का पावर 2 और मोल का पावर -1, ये ऐसा यूनिट हो गया किसका, मोलर कंडक्टिविटी का, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी आपको आना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमने क्या क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, और मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, ये पढ़ा। सेल कांस्टेंट जो है हम लोग 3rd लेक्चर में पढ़ेंगे कि सेल कांस्टेंट क्या होता है, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म बच गया सेल कांस्टेंट, जो कि हम लोग 3rd लेक्चर में पढ़ेंगे, 2nd में भी नहीं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड आयोनिक कंडक्शन। मेटालिक कंडक्शन क्या होता है, आयोनिक कंडक्शन क्या होता है। जब सिर्फ एक मेटल, सिर्फ धातु जो कि सॉलिड होता है, ठोस होता है, उससे करंट पास करवाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे मेटालिक कंडक्शन। और जब किसी घोल से, पानी से, तरल पदार्थ से पास करवाएंगे उसको बोलते हैं आयोनिक कंडक्शन। सर एग्जाम्पल बताइए। अरे मान लो ना कि सिल्वर को ले लिया और सिल्वर से तुम करंट पास करवा रहा, चांदी से, तो वो सॉलिड है, तो वो मेटालिक कंडक्शन हो गया। मतलब कोई भी मेटल से, और हर एक मेटल सॉलिड होता है, हर एक मेटल क्या होता है, सॉलिड। एकमात्र मेटल जो लिक्विड होता है वो मरकरी है ना। तो जब भी अपन करंट मेटल से पास करवाएंगे तो उसको बोलते हैं मेटालिक कंडक्शन। और जब भी अपन करंट कोई भी आयोनिक सॉल्यूशन या कोई भी घोल से करवाएंगे, तरल पदार्थ से, उसको बोलते हैं आयोनिक कंडक्शन, ठीक है। मेटल कंडक्शन और आयोनिक कंडक्शन में क्या अंतर है, तो देखो ये मान लो ये कोई कंडक्टर है, सॉलिड है ना, तो इससे जब पास करवा रहे, इसको जब इससे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे तो इसको मेटालिक कंडक्शन बोल देंगे। और यहाँ घोल दिख रहा है तुमको ब्लू कलर में, कोई सॉल्यूशन है ना, उसमें कैटायन भी, आयोनिक में क्या होता है, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है, तो उससे जब करंट पास करवाएंगे तो उसको अपन बोल देंगे आयोनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो क्या अंतर होता है, मेटल में जो कंडक्टिविटी होता है, जो करंट पास करता है, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो के कारण होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक में जो होता है वो आयन के कारण होता है, जो पॉजिटिव होता है उसको कैटायन बोलते हैं और जो नेगेटिव होता है उसको एनायन बोलता है ना। तो मेटालिक कंडक्शन इज कैरिड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या सिंपल भाषा में लिखना है तो इट ऑकर्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के। और इट ऑकर्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन्स, ये आयन के कारण होता है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी क्लियर है। दूसरा प्रॉपर्टी, नो चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, मतलब जब करंट पास करेगा तो सिल्वर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सिल्वर ही रहेगा, सिल्वर का जो गुण है, जो कलर वलर है, सब कुछ सेम रहेगा, है ना। लेकिन जब भी हम लोग आयोनिक कंडक्शन करते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आने लगता है, जैसे कलर चेंज होने लगता है जनरली। मान लो कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू शुरू में, ठीक है। जब उसको अपन पानी में मिला करके करंट पास करेंगे तो ये ब्लू कलर फेड होने लगता है, मतलब उसके प्रॉपर्टी में, फेड मतलब हल्का होने लगता है, तो उसके प्रॉपर्टी में चेंज आता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में प्रॉपर्टी में चेंज आता है, गुण में, है ना, लेकिन इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो यहाँ क्या लिखो, नो चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर, और यहाँ ये फालतू लाइन है, लिख दो देयर इज ऑलवेज सम टाइप ऑफ चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। तीसरा चीज, इट डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर, मतलब इसमें मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। मतलब देखो, अगर तुम 1 kg ऑफ सिल्वर, ये है मान लो 1 kg सिल्वर या 100 ग्राम सिल्वर का ये कोई मेटल है, तो ये 100 ग्राम ही सिल्वर रहेगा, इसका मैटर का कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। मतलब मैटर का, उसका जो पदार्थ, जो मैटर है, उसका जो साइज़ है या उसका जो वजन है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। इसमें होता है, कैसे होता है, तुम लोग पढ़ा होगा क्लास 10th में, इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ाया जाता था कि एक चीज़, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना। तो वो किधर अट्रैक्ट होने लगेगा, पॉजिटिव की तरफ, तो सारा इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेगा, सारा इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कमी होते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कमी होते जा रहा है, तो ये धीरे धीरे क्या होते जाएगा, खोखला होते जाएगा। पहले इतना बड़ा साइज है, फिर ये थोड़ा सा कम साइज का हो जाएगा, फिर एकदम छोटा साइज का हो जाएगा। मतलब इसका मैटर का जो ट्रांसफ़र है, अरे मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसका स्पेस होता है, जो ऑक्यूपाई करता है, और जिसका मास होता है, उसी को तो मैटर बोलते हैं ना। इलेक्ट्रॉन मैटर है कि नहीं, हाँ है सर। तो ये क्या होने लगेगा, कोरोड होने लगेगा, है ना।
और धीरे 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 गलते गलते ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैटर का ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्लियर हुआ बात। तो इसमें कोई भी मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता, जो मास रहता है शुरू में वो सेम रहता है, इसमें मैटर का ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको 1 मार्कर में बहुत बार पूछा गया, जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में, कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो मेटालिक कंडक्शन बढ़ता है कि घटता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो आयनिक कंडक्शन बढ़ता है कि घटता है। तो देखो, जो भी मेटल का कंडक्शन होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाता है। सर कैसे, बताओ। तुम लोग सिंपली एग्जांपल ले लो अपना घर का। तुम्हारे घर में जितना भी कंडक्शन है वो मेटालिक कंडक्शन है। कॉपर का वायर के कारण हो रहा है, सिल्वर का वायर के कारण हो रहा है, एल्युमिनियम का वायर के कारण हो रहा है। हाँ सर। तो जब भी किसी चीज़ से करंट पास करना बंद हो जाता है तो वो चीज़ पूरा गर्म होने लगता है ना, हीट होने लगता है। जब ज़्यादा एकदम हीट हो जाए तो उससे करंट पास करना बंद हो जाता है, ख़राब हो जाता है वो डिवाइस। तो ऐसे याद रख सकते हो कि मेटालिक कंडक्शन को अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे मेटालिक कंडक्शन में तो उसका कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, उससे करंट पास होना कम हो जाएगा। लेकिन आयोनिक में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आयोनिक में पहले क्या रहता, पहले रहता है NaCl। अब इसको अगर हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तभी तो ये टूटेगा ना Na+ में और Cl- में। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ इसलिए जाता है, करंट इसलिए और ज़्यादा पास करता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये जो मॉलिक्यूल है ये और आयोनाइज होने लगता है, और ज़्यादा टूटने लगता है। और जितना ज़्यादा कैटायन और एनायन पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटेगा उतना ज़्यादा करंट पास करेगा। तो क्या आंसर, इस सर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के कारण होता है, आयन का मूवमेंट के कारण होता है। उसमें प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता, इसमें प्रॉपर्टी में चेंज होता है। इसमें मैटर का ट्रांसफर नहीं होता, इसमें मैटर का ट्रांसफर होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से मेटालिक कंडक्शन घट जाता है, इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1। आज का बेसिक लेक्चर है। लेक्चर 2 और लेक्चर 3 से आपका लेवल पूरा ऊपर हो जाएगा। आज आपको बेसिकली ढांचा बता दिया कि इस चैप्टर में क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने हैं। जनरली अपन ये इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, आयोनिक सॉल्यूशन के बारे में अपन जनरली पढ़ेंगे। आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स सारे रम जाइए, देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है, कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है। कॉपी में कम से कम 4 से 5 बार सिंबल लिखना याद कर लो, लिख लिख के। कैसे, जैसे मैं बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस G, रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी कप्पा, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी λ0 m, सबका फॉर्मूला। रेजिस्टेंस का तो पता है तुम लोग को कि R = V/I होता है। कंडक्टेंस G = 1/R होता है। रेजिस्टिविटी रो = RA/L होता है, ठीक है। और जो तुम्हारा कप्पा होता है वो 1/ρ होता है। फिर अगर फॉर्मूला आ गया तो ऐसा यूनिट ऐसा ही निकालने आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास।